गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मेरा नाम अमित कपूर है और जैसा कि मैंने वादा किया हुआ था कि आपको 150 घंटे में हम लोग पीटी बैच चला रहे हैं और 150 घंटे में जो भी फिल्म्स के लिए ज़रूरी सामग्री है वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अरुणोदय आईएएस की तरफ से आपको 150 घंटे में प्रारंभिक परीक्षा की पूरी जो है जानकारी मिलने वाली है और इसमें जो भी हमने बताया था कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ठीक है, दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो जो लोग नए अभी वॉच करने वाले हैं, नए व्यूअर हैं, उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि भाई 150 घंटे में प्रारंभिक परीक्षा आप जब भी देना चाहते हैं, आज से लेके 10 साल बाद तक सिलेबस यही रहेगा, यही फैक्ट और यही कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको जब भी देना हो ये आप देख लेंगे 150 घंटे में, एटलीस्ट 2 बार 3 बार वॉच कर लेंगे, आपका फिल्म्स निकल जाएगा, ये या मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो हमने क्या क्या मुद्दे यहाँ पे कर लिए हैं, हमने तमाम सारे मुद्दे कर लिए हैं वहाँ पे, तो क्या क्या देख लो एक बार फटाफट। ये कल से क्लास जो है ना यहाँ पे लाइव जाएगी, कल से लाइव क्लास जाएगी और पॉलिटी की क्लास जो है वो 9 बजे से लाइव, ओके। ये प्रीमियर होगी, पहली वाली क्लास जो है वो प्रीमियर होगी, इसके बाद में 9 बजे से लाइव जाएगी। मित्रों एक खास बात है कि ये जो ज्योग्राफी की क्लास है ये रात में ना होके यहाँ पे होगी 3 बजे से 4 बजे के बीच में, और इकोनॉमी की क्लास जो होगी वो रात में होगी, ठीक है। और ये आपकी एज इट इज होगी इन्वायरमेंट, ठीक है, ये 5 बजे से 6 बजे के बीच में होगी। तो कंफ्यूज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज हुआ है लिटिल बिट, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो ज्योग्राफी क्लास वो 3 बजे से 4 बजे के बीच लाइव जाएगी और ये आपकी क्लास जो है वो 8 बजे से 9 बजे के बीच में होगी, ओके। तो हमने क्या क्या मुद्दे कर लिए हैं एक बार देख लो फटाफट। हमने हाँ देख लो, ये हम कर चुके हैं, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक भी कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक भी कर चुके हैं, और आज जो हम करने वाले हैं ये स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत 1858 से लेकर 1905 के बीच में, और इसमें क्या क्या आएगा वो भी देख लो, समझ लो एक बार क्या क्या इसमें आएगा। हमने शुरुआत कर ली है, यहाँ से इंट्रोडक्शन में दे दिया है, जो प्रारंभिक जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से विद्रोह हो रहे थे वहाँ पे, उसके कारण हमने देख लिए थे कि उसके उदय के क्या कारण थे, ठीक है, वहाँ तो हमने शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद में इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो वो भी समझ लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस के पहले की जो संस्थाएं हैं वो आ जाएंगी, इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद में जो उदारवादी हैं उनमें उनका क्या योगदान रहा था और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का किस तरह से रुख रहा था उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी बीच में हम लोग 1892 का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3-4 मुद्दे पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, तो आपका चौथा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम लोगों को नहीं लगने वाला, हम लोग इसको फटाफट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसको देखते रहो, 2 या 3 बार देखना है और सारे कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। चलो, ये सब हम कर चुके हैं, ओके। ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो मैं बता दूंगा, और टेलीग्राम चैनल है, हमने कई बार बताया हुआ है, कोई डाउट है तो हमने नंबर्स भी यहाँ पे दिए, मोबाइल नंबर्स दिए हुए, उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये हम कर चुके हैं सब कुछ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम शुरू कर रहे हैं, तो इस टॉपिक को भी हम कर चुके हैं कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, हमने बातें कर ली हुई थी इसकी। आज हम ये टॉपिक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये करने वाले हैं, ओके। तो सब लोग फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हो और क्लास करना स्टार्ट करो। देखो
कांग्रेस का गठन जो है 1885 में होता है, उससे पहले तमाम सारी जो संस्थाएं हैं उनका गठन किया जाता है और वो अलग अलग मुद्दे पे काम करती हैं। लेकिन कांग्रेस जब आती है तो वो सारे मुद्दे एक साथ लेके चलती है। एक तरह से कह सकते हैं स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए कदम वहाँ पे वो देखती है और वो सारे मुद्दे एक साथ लेके चलती है। लेकिन जो कांग्रेस के पहले की संस्थाएं हैं वो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करती है, ठीक है। तो इस वजह से कोई बहुत बड़ा संगठन बन नहीं पाता है। लेकिन फिर भी यूपीएससी एज ए फैक्ट कुछ क्वेश्चन पूछती है, वो हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे मद्रास महाजन सभा है, ठीक है, और पूना की एक सभा है वो गठन होता है उसका, बम्बई में भी कुछ गठन होते हैं, कुछ बंगाल में भी कुछ संस्थाओं का गठन किया जाता है। तो वहाँ से फैक्ट पूछ देता है कि किसने गठन किया हुआ है और इसका गठन कब हुआ है। पर्पज तो नहीं पूछा है क्योंकि पर्पज सबके अलग अलग होते हैं, कोई कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था उस टाइम तक अस्तित्व में नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई है उनका नेतृत्व मुख्यतः समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया होता था, ठीक है। अब ये कोई मध्यम वर्ग नहीं था, बहुत समृद्ध वर्ग था, तो ओबियस सी बात है तमाम सारी इसमें कमियां रही होंगी, और वो गांव तक नहीं पहुंचे होंगे। जब कोई समृद्ध वर्ग कोई संस्था का गठन करता है तो वो हो सकता है अपने फायदे के लिए कर रहा हो, ठीक है। लेकिन जब कांग्रेस का गठन होता है तो ऐसे जो भी आप देखेंगे कारण वो सब वहां पे देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग द्वारा इनका गठन किया गया था और इन संस्थाओं का जो स्वरूप था वो स्थानीय क्षेत्रीय था, ठीक है। मैं बता चुका, इससे पहले भी फिर से दोहराना चाहूंगा कि भाई बहुत बड़े स्तर पे इनका कोई बोलबाला नहीं था या बहुत बड़े स्तर पे इनका विस्तार नहीं हुआ था, स्थानीय स्तर पर था और ये क्षेत्रीय स्तर पर। अब इन्होंने विभिन्न याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश संसद के समक्ष कुछ मांगे रखी हुई थी और वो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना, क्या क्या मांगे रखी, शुरुआती मांगे हैं ये शुरुआती मांगे हैं। प्रशासनिक सुधार, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा या कह सकते हैं बढ़ाना या बढ़ावा देना या बढ़ाना यहाँ पे, और शिक्षा का प्रसार करना। तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पे ये बहुत हालांकि कारगर तो नहीं थे लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे सुनवाई हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये उन्होंने मांगे रखी हुई थी। बंगाल में देखें हम लोग राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, तो आप कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है ये प्रवर्तक हैं। जो भी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है, जो सबसे पहले जो संस्थाओं का गठन किया गया है वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि बंगाल में राजनीतिक आंदोलनों के सबसे पहले प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे और वो पाश्चात्य विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे, ठीक है। वो चाहते थे कि जैसे पाश्चात्य देशों में विज्ञानवाद की लहर दौड़ती उसी तरह से भारत में भी उसका विकास हो, ठीक है। मानवतावाद, विज्ञानवाद, तर्कवाद वगैरह वगैरह की वो बात करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो एक साइंटिफिक वे में बात करते थे, तो वो पाश्चात्य विचारों से भी प्रभावित व्यक्ति थे। 1936 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी धाराएं जो है उन्हीं के प्रयत्नों द्वारा ये लाई गई थी, इसका परिणाम था। और 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का उन्होंने गठन किया था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, फैक्ट पूछा जा सकता है। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किसने किया हुआ था? राजा राम मोहन राय ने किया था। स्टेट पीसेस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो अगर कोई, मैंने बोला हुआ था, अगर कोई समृद्ध वर्ग किसी संगठन का या संस्था का गठन करता है तो हो सकता है अपने फायदे के लिए कर रहा हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जमींदारी एसोसिएशन जो बनाया गया था वो जमींदारों के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और ये जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। पॉइंट को नोट कर लिया जाए कि भाई ये जो है जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा है जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। कांग्रेस के पहले ऐसा करने वाली ये पहली संस्था, इस वजह से इसको ध्यान से पॉइंट आउट कर लिया जाए। इसने ही सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाया हुआ था।
कांग्रेस, जब आप देखेंगे शुरुआती चरण में जब कांग्रेस में उग्र भावना नहीं उपजती है, जब उदारवादी भावना को लेकर चलता है कांग्रेस, तो उसके साथ में भी ऐसा ही होता है कि वो संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाती है। हालांकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं ना कि जमींदारी एसोसिएशन ये काम कर रहा है, तो यहां से इसका शुभारंभ होता है। अब यहाँ पे ये 1843 है। 1843 में एक अन्य राजनीतिक सभा जिसका नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था कि भाई लोगों को, जो भारत के लोग हैं, उनमें राष्ट्रवाद की भावना को जगाया जाए और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है कि भाई राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी प्रकाशक सभा का कौन सी सभा का गठन किया गया था, और दूसरी बात यहाँ पे ये पूछी जा सकती है कि भारत की पहली राजनीतिक सभा कौन सी थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कांग्रेस के पहले ऐसा काम करने वाली वो पहली सभा है। ओके, 1851 में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का आपस में विलय कर दिया गया था और एक नई संस्था का गठन किया गया था। उस संस्था का नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसका गठन किया गया था और कुछ सुझाव जो है वो कंपनी के नए चार्टर में सम्मिलित किए जाएं, ऐसा ये कह रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें नंबर 1 पे लिख रहा है, वो कौन कौन से सुझाव थे एक बार देखो। लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना की जाए। कैसी पृथक विधायिका की स्थापना की जाए। उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी की जाए। जो बहुत उच्च वर्ग के नौकरशाह थे उनके वेतन में, उनकी सैलरी में कमी की जाए। और तीसरा था नमक कर, आबकारी कर एवं डाक शुल्क को समाप्त कर दिया जाए। डाक शुल्क को समाप्त कर दिया जाए। तो अब जब भी आप देखेंगे दांडी मार्च की बात करते हैं हम लोग, जब गांधी जी का आगमन होता है और दांडी मार्च की हम लोग बात करते हैं, तो वो नमक को मुद्दा वहां पे बनाते हैं। हालांकि नमक का मुद्दा पहले भी है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मांगे रखी गई हैं, लेकिन एक संगठित संस्था ना होने के कारण ये मांगे ठुकरा दी जाती थी, ये मांगे कारगर नहीं थी। लेकिन जब गांधी जी आते हैं तो उसमें कांग्रेस में क्या करते हैं, वो रिफॉर्म्स करते हैं तमाम सारे, और एक मजबूत संस्था के रूप में उसको खड़ा करते हैं। तो उस टाइम क्या है, ब्रिटिश भारत सरकार उनकी मांगों को सुनती है। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि ये तमाम सारी चीजें अभी उस टाइम ही हो रही थी, क्योंकि उस टाइम बहुत अच्छा संगठन मिल गया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, ये मांगे यहाँ पे रखने की, वो बोल रहा है कि ये हमारे सुझाव हैं, इसको सम्मिलित किया जाए, जो शुरुआती हमारे संघ बने हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया जाए। इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए, सुमेलित करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सुमेलित करके पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टेट पीसीएस की बात करूं या यूपीएससी की बात करूं, उद्देश्य तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी सुन लो एक बार। इनका उद्देश्य भारत के लोगों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना। ठीक है, ब्रिटेन को अवगत कराना कि भाई ये हमारे देश में समस्याएं हैं, आप इसका जल्द से निराकरण करिए। भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, नहीं पूछा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, नंबर 3, कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं भी खोली गई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। नाम क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 लंदन में गठन किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, एक और संस्था है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग का गठन किया हुआ था, और इसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, ये तमाम सारी संस्थाएं हैं, इनकी डेट और उनका नाम और किसने उसका गठन किया है उसका भी नाम आपको याद रखना है। शीघ्र ही इंडियन लीग, यही इंडियन लीग जिसको शिशिर कुमार घोष ने 1875 में स्थापित किया था, यही इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया, और इसकी स्थापना 1876 में जस्ट एक साल बाद हुई है, 1876 में हुई है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख थे। तो कौन कौन इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप लोग इसको गौर करते रहिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भी इससे जुड़े हुए थे। हालांकि गठन किसने किया हुआ था, शिशिर कुमार घोष ने शुरुआती दौर में इसका गठन किया था, बाद में इसको मॉडिफाई किया गया है 1876 में।
नेक्स्ट देखो, मद्रास की कुछ राजनीतिक संस्थाएं हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कलकत्ता की तर्ज पर, कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में, या कह सकते हैं तर्ज पर, मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन किया गया था, किंतु यह ज्यादा प्रभावी ना हो सकी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था 1884 में एम वीरा राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया था। कौन सी संस्था है? मद्रास महाजन सभा। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। 1884 में इससे 3 लोग जुड़े हुए हैं, वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी समझ लो एक बार, स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना, ठीक है। तो बहुत बड़ा कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन हाँ, कौन इससे जुड़ा हुआ है, कब इसका गठन किया गया है, और इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये सारी याद रखना। नेक्स्ट देखो, बंबई में भी कुछ राजनीतिक संस्थाओं का गठन किया गया है। बंबई में सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन थी। क्या नाम इसका? बॉम्बे एसोसिएशन, जिसका गठन कब किया गया है? 26 अगस्त 1852 में कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नमूने पर या तर्ज पर किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। लेकिन कुछ और भी है यहाँ पे संस्थाएं बंबई में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य भी समझ लो क्या था। इसका उद्देश्य था भेदभावपूर्ण सरकारी नियमों को विरुद्ध सरकार को सुझाव देना तथा विभिन्न बुराइयों को दूर करने हेतु सरकार को ज्ञापन देना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अभी जो आने वाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख लो एक बार, ध्यान से ध्यान देंगे, ठीक है। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था। नाम क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। कब किया गया गठन? 1867 में। किसने किया हुआ है? महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। तो रानाडे साहब ने इसका किया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देख लो एक बार, सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करना, ठीक है। कि सरकार और जनता के बीच क्या? सेतु का काम करना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ऐसे ऐसे कुछ करके, ठीक है। एक और है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई गई। नाम क्या है इसका? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। गठन कब किया गया है? 1885 में। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम देख लो, किसने किसने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इसका श्रेय जाता है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। नाम क्या है? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। नंबर 2 पे हैं फिरोज शाह मेहता, और इसके बाद में है केटी तेलान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं बंबई की, ये इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहां से? ये 2 संस्थाएं आपको याद रखनी है, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती अभियान देख लो, हो सकता है कि स्टेटमेंट देके पूछ दे, तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, फटाफट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने बहुत एडिट करके कर दिया है, तो एक बार ऐसे हो सकता है स्टेटमेंट पूछे आपसे। क्या है पूर्ववर्ती अभियान? सबसे पहला है 1875 में कपास पर आयात शुल्क आरोपित करने के विरोध में एक पूर्ववर्ती अभियान के तौर पर गिना जाता है। सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण हेतु कब ऐसा बोला गया है? 1878-69 में। और लॉर्ड लिटन, देखो इसको मैं गलत बोल गया हूं, एक बार फिर से सुन लो, 1878 और 79 में, समझ रहे हो? नहीं तो पता लगे फिर बोलेगा कि आप ही गलत बोल रहे हो। इसके बाद में तीसरा अभियान क्या है? लॉर्ड लिटन की अफगान नीति के विरोध में भी। और इसके बाद में आप देखेंगे कि शस्त्र अधिनियम 1878 के विरोध में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के विरोध में, और स्वयंसेवक सेना में प्रवेश के अधिकार के समर्थन में ये अभियान किए गए थे। तो इसमें पूछा क्या जा सकता है? इसमें आपको ये पूछे जा सकते हैं कि डेट और अभियान, डेट और अभियान या अधिनियम, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। या अधिनियम यहाँ पे लिखा रहेगा, एक्ट इधर लिखा रहेगा, या अभियान इधर लिखा रहेगा, और डेट इधर लिखी रहेगी, बोलेगा सुमेलित करिए, खासकर स्टेट पीसीएस में, ठीक है। एक और है यहाँ पे, प्लांटेशन लेबर एवं इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में भी अभियान चलाया गया था। इल्बर्ट बिल के समर्थन में, हमने इल्बर्ट बिल की चर्चा की हुई थी, फिर से एक बार चर्चा करूंगा जब हम 1892 एक्ट के करीब पहुंचेंगे, चार्टर एक्ट के करीब पहुंचेंगे।
राजनीतिक प्रदर्शनों हेतु अखिल भारतीय कोष की स्थापना की बात करते हैं। ये ब्रिटेन में भारत का समर्थन करने वाले दल के लिए मतों हेतु भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु इसको कम करने के लिए, याद करो हमने बताया हुआ था कि 1878 में ये लिटन के काल में ये 21 वर्ष थी सिविल सेवा में प्रवेश की आयु, इसको 19 वर्ष कर दिया गया था। तो इसके विरोध में बोला गया था कि भाई इसकी जो आयु है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो अभियान चलाया गया था। एक है इंडियन एसोसिएशन ने इस संबंध में अखिल भारतीय प्रदर्शन किया हुआ था और इसे ही भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट को नोट कर लिया जाए। एक इंडियन एसोसिएशन था, इसने क्या है अखिल भारतीय प्रदर्शन किया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय सिविल सेवा प्रदर्शन के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम आने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे। इसको ध्यान से सुनेंगे, खासकर एक तो मेंस में क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व के बारे में। सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा किसने दी हुई है और कैसे कैसे ये काम कर रही थी वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन नए पैटर्न में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर भी हालांकि इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और दूसरी बात, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी संस्था है, इस वजह से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसकी स्थापना, हाँ, यूपीएससी में ऐसा कोई क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन स्टेट पीसीएस वाले कान खोल के सुन लो, वहां पूछा जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो इस उसमें भुलावे मत रहना कि नहीं नहीं ये जो है वो नहीं पूछा जाएगा, जो स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है, समझ लो, देख लो। इसकी स्थापना, उद्देश्य, कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान क्या रहा था। उदारवादियों का योगदान ध्यान से देख लेना, यूपीएससी पूछ सकता है स्टेटमेंट देके, ओके। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन, जन साधारण की भूमिका और ब्रिटिश सरकार का रुख किस तरह का था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो हम लोग बात करेंगे स्थापना से बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पे देखेंगे कि कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, तमाम सारी संस्थाएं जो थी बंबई में, बंगाल में, मद्रास में, ठीक है, पुणे में, तो ये तमाम सारी संस्थाओं का गठन हो गया था, अर्थात एक पृष्ठभूमि या कह सकते हैं भूमिका तैयार हो चुकी थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। उनको लगता था कि कोई ऐसा एक संगठित संगठन हो, ऐसा नहीं स्थानीय स्तर पर नहीं, एक राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे थे, बड़े स्तर की बात कर रहे थे, तो वो ऐसा प्रयासरत थे ऐसे पहले से ही। तो यहाँ पे एक विरोधाभास भी आपको देखने को मिलेगा, वो मैं मेंस में बताऊंगा कैसे। विरोधाभास ये रहता है कि भाई जब पहले से प्रयासरत थे तो जो ह्यूम है उन्होंने हेल्प क्यों करी हुई थी उनकी, या सेफ्टी वॉल की अवधारणा थी, या ऐसा कुछ था कि नहीं था, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि खुद जो है भारतीय नेता एक संगठित संगठन का निर्माण करने के लिए प्रयासरत थे। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट, इस विचार को मूर्त और व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, नाम याद रखेंगे, सेवानिवृत्त अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कहिए, A.O. ह्यूम को प्राप्त हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी हुई थी, और ये जब अधिकारी थे, जब सेना में जब ये अधिकारी थे, मतलब जब ये नौकरी में थे, तो इनको ऐसा आभास हो रहा था कि बहुत बड़ा कोई विद्रोह होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहा जाता है, तमाम सारे इतिहासकारों का मानना है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि जो भारतीय नेता थे वो बहुत जागरूक हो चुके थे और वो एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहते थे जो बड़े स्तर का हो, एक राष्ट्रीय स्तर का हो, जो सारे मुद्दे एक साथ लेके चले, ठीक है। हालांकि ह्यूम की भूमिका बहुत यहाँ पे ज्यादा है, हम बात करेंगे जब कभी मेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से विस्तार से बात आएंगे। अब यहाँ पे देखो पीटी से बात कर रहे हैं हम लोग, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया हुआ था, लेकिन इसका गठन कब किया गया है, 1885 में, अभी हम बात करने वाले हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का यहाँ पे आयोजन भी होता है। तो कहा जाता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस है, शायद यही परिवर्तित संस्था थी कांग्रेस।
यही कांग्रेस जो है यही परिवर्तित संस्था थी। कौन सी थी? अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। हम लोग देख लेते हैं फटाफट प्रमुख बिंदु इसके बारे में। एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुई थी, और यूनियन द्वारा पुणे में 1885 में, देख लो कैसे पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन की। 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। यूनियन द्वारा पुणे में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित कर निर्णय लिया जाना था। क्या निर्णय लिया जाना था? तथा कार्य का उत्तरदायित्व ह्यूम को दिया गया था कि आप संभालिए इसको, कैसे आप जो है आगे ले जाएंगे। तो ये जितना भी उत्तरदायित्व था ये ह्यूम को दे दिया गया था। और ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? ये बंबई में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुए थे और अखिल भारतीय कांग्रेस का यहीं पे गठन होता है, ठीक है, गठन होता है। हालांकि ये जो पुणे में यूनियन बनाई गई थी और जो इसका सम्मेलन होने वाला था, निर्णय जो लिया गया था, वो कुछ कारणवश वहाँ पे नहीं हो पाया। तो ह्यूम को फिर जिम्मेदारी दी गई और इसका गठन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ है? बंबई में हुआ है, ठीक है। तो कांग्रेस का गठन बंबई में हुआ। कब हुआ है? 1885 में। ह्यूम के अतिरिक्त यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख जो है वो वास्तुविद आर्किटेक्ट थे, ठीक है। आर्किटेक्ट मतलब एक तरह से निर्माण करता, ठीक है। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, कादम्बिनी गांगुली 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित करने वाली महिला थी। वो भी स्नातक महिला थी, ग्रेजुएट थी, ठीक है। कब ये पार्टिसिपेट करती हैं उसमें? 1890 में। इतिहास में इसका दूरगामी महत्व है कि 1890 में जब महिलाओं की स्थिति इतनी बद से बदतर होती थी, उस टाइम एक स्नातक महिला जो है वो कांग्रेस को संबोधित कर रही है, ठीक है। तो इतिहास में इसी वजह से कहा जाता है ये बहुत इसका दूरगामी प्रभाव है। और इससे क्या होता है कि आगे चल के देखेंगे जो गांधी का एरा आता है उसमें महिलाओं के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका ली जाती है आंदोलन के, ठीक है, आंदोलन में। तो इसी वजह से क्या है, ये बहुत अच्छा प्रयास था। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। अभी हम बता चुके हैं कि जब गांधी का एरा आता है उस टाइम महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, ठीक है। कांग्रेस के उद्देश्य एवं कार्यक्रम क्या थे? ध्यान से सुन लो, यहां से पीटी में पूछे जा सकते हैं। 2013 से नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, इससे पहले पूछे गए कि उसके उद्देश्य या कार्यक्रम क्या थे शुरुआती दौर में, ठीक है। नंबर 1, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। नंबर 2, भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों से परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। उपनिवेशी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन और समर्थन देना। एक समान आर्थिक एक राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना और लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से उठाकर उसे एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत कराना, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे थे। यहाँ पे हमने बता चुके हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में कांग्रेस काम कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार करना। तो ये तमाम सारे उसके उद्देश्य थे और कार्यक्रम थे। अब यहाँ पे एक अवधारणा है जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगती है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। कहा जाता है कि भाई क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? मतलब ब्रिटिश भारत सरकार को एक तरह से सेफ्टी मिल जाए कि अगर जो उग्र जैसी भावनाएं अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसी विचारधारा पनप रही है तो उसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाला जा सके। तो ऐसा कहा जाता क्या सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा थी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे नेता पहले से ऐसा विचार कर रहे थे, ठीक है। हमारे नेता पहले से ऐसा विचार कर रहे थे कि कोई बहुत बड़े स्तर की कोई संस्था हो, ठीक है। तो इसको हम लोग मेंस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई सेफ्टी वॉल्व की जैसी अवधारणा नहीं मिलती है हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्ट। यहाँ पे देख लो कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। बिपिन चंद्रा यहाँ पे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं एक बार देख लो। ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए
तड़ित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया हुआ था। ठीक है, तड़ित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया हुआ था, जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तड़ित चालक की अवधारणा कौन प्रतिपादित करता है? वो प्रतिपादित करते हैं बिपिन चंद्रा। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने पर मंद गति से ही सही लेकिन एक संगठित रूप से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे अवधारणा है, इसकी बात हमने कर ली हुई है कि सेफ्टी वॉल्व था या तड़ित चालक जैसा काम कर रहा था, उसकी हमने बात कर ली हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1885 से लेके 1905 के बीच में जो प्रारंभिक उदारवादी थे, उन प्रारंभिक उदारवादियों के राजनीतिक कार्य और कांग्रेस का प्रथम चरण कैसा रहा था? चरण कांग्रेस का पहला प्रथम चरण। ठीक है, देखो उदारवादी थे यहाँ पे, और उदारवादी संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे थे। बहुत ये कह सकते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, रिक्वेस्ट करना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना पत्र देना, तमाम सारी पत्र पत्रिकाएं छापना कि साहब ऐसा कर दीजिए, साहब ऐसा कर दीजिए, ये दिक्कत हो रही है। तो जो प्रारंभिक उदारवादी थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उनका यही मानना था कि हो सकता है उनका मन डोल जाए और वो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करने लग जाएं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि ये यहाँ पे आलोचना के पात्र भी बनते हैं, क्योंकि जब उग्रवादी आते हैं तो वो तमाम सारी आलोचना करते हैं और इसके बाद में वो राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि उनके क्या कार्य थे और कांग्रेस का प्रथम चरण कैसे कैसे चला हुआ था 1885 से 1905 के बीच में। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। पॉइंट को नोट कर लेना, ये सारे बात क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है यूपीएससी में क्वेश्चन कि प्रारंभिक उदारवादियों के राजनीतिक कार्य या कांग्रेस का प्रथम चरण के उदारवादी किस तरह से कार्य कर रहे थे, वो किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हम एक एक करके देख रहे हैं यहाँ पे। उदारवादी नीतियों और अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। नंबर 2, उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत कैसी थी? धीमी थी, बहुत जोर शोर से इस पे काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। किंतु इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यार जब तक कोई संस्था ही नहीं होगी ना, तब तक आगे कुछ नहीं से बेहतर क्या है, थोड़ा बहुत सही। तो ये संस्था क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया के तहत काम कर रही थी। उदारवादियों का मत था कि भाई अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, उनका ऐसा मानना था। हालांकि ये मानना था, ऐसा वो कुछ कर नहीं रहे थे और ना ही करेंगे। अभी देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग देखेंगे 1905 के बाद की बात करेंगे तो देखेंगे ऐसा कुछ वो कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी क्या उदारवादी उनको ऐसा लगता था। वो भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं है, ऐसा उदारवादियों को लगता था, बेखबर नहीं है। अतः यदि सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगी। ठीक है, तो ये इनका उदारवादियों का इस तरह से उनका मानना था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं है। ये बात कब समझ में आएगी उदारवादियों को? जब कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा 1907 में, इसके बाद में उनको समझ में आएगा कि नहीं, ना तो ये हमें शिक्षित करना चाहते हैं और ना ही वो हमारी याचिकाएं सुनेंगे, ना ही वो प्रार्थना पत्र सुनेंगे, वो हमेशा ही हमारी समस्याओं से बेखबर ही रहेंगे। तो ये कब समझ में आता है उदारवादियों को? ये समझ में आता है 1907 के कांग्रेस विभाजन जब सूरत में होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान क्या क्या था, एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना। सबसे पहली बात, ये क्या कर रहे थे? आलोचना पे ध्यान दे रहे थे। कैसे कैसे आलोचना कर रहे थे, एक बार देख लो फटाफट। अनेक उदारवादी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, दिनसा बाचा और कुछ अन्य ने ब्रिटिश शासन की शोषणमूलक आर्थिक नीतियों को उसका अनावरण किया था, उजागर किया था कि ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं और उसके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण
के लिए निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी और ऐसे कई सारे जो हमारे चिंतक हैं, थिंकर हैं, या आप कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है। और ये बात कब की है? ये 1885 1890 की बात है, जब पता चल गया था दादा भाई नौरोजी को। इससे पहले की बात आप कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा शोषण करने का लिए आए हैं, ये हमें कुछ शिक्षित नहीं करने आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई एकजुट नहीं हो रहा था, एक मत नहीं हो रहा था। कुछ की मांग थी कि भाई नहीं, हमें शिक्षित करने आए हैं, और थोड़े बहुत थे, आप कह सकते हैं मुट्ठी भर भी नहीं थे, वो कहते थे नहीं ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं, ठीक है। उनमें दादा भाई नौरोजी एक होते हैं। इन्हीं के विचार से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर से सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो प्रमुख सुझाव दिए थे। और पहला उसमें था कि भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए तथा उसका संरक्षण किया जाए। और दूसरा मुद्दा यहाँ पे है कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे बहिष्कार उस टाइम भी था? हाँ भाई था। नमक कर भी हम देख चुके हैं, नमक कर जो है वो हम देख चुके हैं कि उसको समाप्त किया जाए। लेकिन ये अप्लाई कब किया गया बढ़िया से? इसका इंप्लीमेंट कब हुआ था? जब गांधी जी आए थे। उसी तरह से स्वदेशी आंदोलन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये 1905 में होता है जब बंगाल विभाजन होता है। लेकिन ये जो सारी अवधारणाएं ये पहले से विद्यमान थी, लेकिन एक संगठित रूप नहीं ले रही थी। संगठित रूप कब ले गए? जब कांग्रेस का गठन, जब कांग्रेस जो है एक मजबूत संस्था के रूप में उभरेगी, ठीक है, तब ये सारे इंप्लीमेंटेशन होगा। ये अवधारणाएं पहले से ही चली आ रही हैं, बहिष्कार, नमक कर, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग वगैरह वगैरह, ये सब पहले से ही चला आ रहा है। सबकी सोच थी ऐसी, ठीक है, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहे थे। व्यवस्थापिका संबंधी योगदान तथा संवैधानिक सुधार, ये भी मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई व्यवस्थापिका में कुछ योगदान दिया जाए, कुछ भारतीयों को भी रखा जाए और कुछ संवैधानिक सुधार किए जाएं। देखो कैसे कैसे बोल रहे थे। नंबर 1, 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। कोई भी वास्तविक प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये 1861 में सर्वप्रथम, पॉइंट को नोट कर लिया जाए, सर्वप्रथम 1861 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए थे, जब 2-3 लोगों को शायद उसमें शामिल किया गया हुआ था, और वो भी बहुत बड़े ओहदे के लोग थे, ठीक है, बहुत बड़े ओहदे के लोग थे। उनकी समृद्ध, आप कह सकते हैं वो बहुत धनी थे, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया था और इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। 6 से 12 तक की, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी। कौन बना सकती थी कानून? केंद्रीय विधान परिषद। लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यल्प थी, वही 2 या 3, ठीक है। हम तो कहते हैं कि शायद इससे भी कम रही होगी, लेकिन हाँ 3 तक थी, जहां तक मैं इतिहास से ज्ञात होता है, ठीक है, 3 तक थी यहाँ पे। और इस प्रकार 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश शासन में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया था, ठीक है। तो विधानसभा का जो अस्तित्व आता है वो कहां से आता है? शुरुआती दौर में बिल्कुल से कहां से आता है? 1861 में, ठीक है, 1861 में केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1885 से 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधारों की मांग मुख्यतः निम्न 2 बिंदुओं तक सीमित थी। केंद्रित थी या सीमित थी? वो कौन कौन से थे एक बार देख लो। पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए, परिषदों का विस्तार एवं इनमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। नंबर 2, परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। आर्थिक जब तक काम नहीं होगा ना, आर्थिक विषयों पर अगर जब तक छूट नहीं दी जाएगी, जब तक इस पे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, कोई मतलब उसका होता नहीं है। पैसे पे पकड़ होनी चाहिए, पैसे पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुख्यतः आर्थिक विषयों पर बात करते हैं कि यहाँ पे हमें अधिक अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। अपने वार्षिक अधिवेशनों में
कांग्रेस ने इन सुधारों की जमकर आलोचना की थी और इसके पश्चात उसने मांग की थी। क्या क्या मांग की हुई? नंबर 1, निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो, निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो। दूसरा, बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाए। अभी तक क्या है, वही मैं बोला ना, पैसे पे नियंत्रण, पैसे पे नियंत्रण। बजट इसी वजह से बोल रहे हैं कि बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाए। और उन्होंने नारा दिया था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, टैक्स नहीं देंगे। अगर आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, अगर आप हमें नेतृत्व नहीं देंगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे 2 मांगे कांग्रेस की तरफ से ये रखी गई थी कि भाई एक तो निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो और दूसरा बजट पर नियंत्रण होना चाहिए, आर्थिक विषयों पर खासकर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। नंबर 1 यहां पे देखो क्या क्या हुआ है, इसमें कैसे कैसे ये काम कर रहा है। 1892 इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में 4 सदस्यों की यहां पे वृद्धि की जाती है, 4 सदस्यों की वृद्धि की जाती है। नंबर 3, नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते हैं। तो यहां पे भी ये व्यवस्था की गई थी, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया है। पॉइंट को फटाफट नोट कर लिया जाए, आप लोग ध्यान से ध्यान देंगे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को कब स्वीकार किया भारत में? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। अब केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाने की भी व्यवस्था की गई थी। निर्वाचन स्टार्ट हो गया था तो ऐसी व्यवस्था भी की गई थी कि गैर सरकारी सदस्यों में से कुछ सदस्यों को निर्वाचित किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में, इस अधिनियम द्वारा विधान मंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने की सीमित अधिकार दिए गए थे। बहस करने का सीमित अधिकार, पॉइंट को नोट कर लिया जाए। कांग्रेस ऐसा मांग कर रही थी, उदारवादी ऐसा मांग कर रहे थे कि भाई बजट पर कुछ अधिकार दिए जाएं। वो तो कह रहे थे हमें अधिक अधिकार दिए जाएं, लेकिन अधिक तो नहीं, 1892 में सीमित अधिकार जरूर दे दिए गए थे, सीमित अधिकार दे दिए गए थे। तो ये पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए कि बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो गए थे। विधान मंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामले में जो भी मसले होते थे, सार्वजनिक हित के मामले में या मसले, उन पर प्रश्न पूछने का अधिकार था। प्रश्न पूछने का भी अधिकार हो गया था। तो बात यहां पे क्या है, उदारवादियों को लग रहा था कि हमारी मांगे पूरी हो रही हैं, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा था, ऐसा हो नहीं रहा था जैसा कि 1892 में दिया गया है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रही थी। इसी वजह से आप देखेंगे आगे तमाम सारे विद्रोह होते हैं, आंदोलन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी मांगे हो रही थी यहाँ पे। 1892 में कुछ त्रुटियां थी जिसकी वजह से इसको नकार दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नकार दिया था, उदारवादियों ने नकार दिया था। उसमें क्या क्या त्रुटियां थी एक बार देख लो, क्या क्या कमियां थी। नंबर 1, भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्य, ये तो बहुत गलत बात है। केवल 4 सदस्य मतलब बहुत गलत बात है, इससे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या था, क्या कमी थी, विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना हुआ था। निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र की थी, ठीक है। उस टाइम निर्वाचन की व्यवस्था बहुत नाम मात्र की थी। आप कह सकते हैं बहुत 0.01% करके देते थे। जो बहुत अमीर थे वही क्या करते थे, वोट दे सकते थे। गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं था, मिडिल क्लास के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, नाम मात्र का ही
निर्वाचन व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बात समझे। पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में 1909 तक सिर्फ 13 दिन प्रतिवर्ष के हिसाब से वार्षिक औसत से आयोजित की गई थी। आप देख रहे हैं इसका जो टाइम है, टाइम पीरियड कितना कम है, सिर्फ 13 वर्ष, 365 दिन में सिर्फ 13 दिन लगती थी। ठीक है, तो ये भी एक कमी थी, ये भी यहाँ पे एक कमी है। इसके बाद में इसके कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। इस पे भी भारतीयों को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपत्ति थी। एक और आपत्ति है कि भाई गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। पॉइंट को नोट कर लिया जाए, ये अधिकार नहीं दिया गया था। क्या अधिकार दिया गया था? सीमित अधिकार था, केवल सीमित अधिकार दिया गया था। बजट और वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार था, बाकी ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वो उसमें संशोधन कर सकें या मतदान में भाग ले सके। पॉइंट को नोट कर लिया जाए दोबारा से कि मतदान नहीं कर सकते थे और उसमें प्रस्ताव में संशोधन नहीं कर सकते थे, सिर्फ बहस कर सकते थे, वो भी बहुत सीमित। ठीक है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, सप्लीमेंट्री टाइप का। ठीक है, सप्लीमेंट्री टाइप के क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उसने पूछा, हमने बताया, उसने बताया, हमने समझा, फिर से क्वेश्चन किया, ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे बिल्कुल से। और ये सारे मुद्दे यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य प्रशासकीय सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास क्या क्या थे। सबसे पहले बात कर रहे थे कि सरकारी सेवाओं के भारतीकरण की मांग करना। ये मांगे बाद में भी आप देखेंगे, गांधी एरा जब आता है उस टाइम भी ये मांगे देखेंगे आप, अभी भी हैं ये मांगे, लेकिन यहाँ पे बहुत जोर दे के नहीं बोला जा रहा है, इस वजह से ये मांगे पूरी नहीं हो रही, ये कह सकते हैं। ठीक है, और कांग्रेस इस टाइम तक बहुत संगठित नहीं थी, आप ये कह सकते हैं बहुत ताकतवर संस्था के रूप में नहीं अभी तक उभरी हुई थी। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पे उदारवादियों के प्रयास क्या थे? सरकारी सेवाओं के भारतीकरण की मांग। नंबर 2, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाए। ठीक है, पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्ट नौकरशाही तथा लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना, यहाँ पे मतलब बुराई आप कह सकते हैं, बुराई की गई इनके द्वारा। ओके, ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना, जैसा कि हम देख चुके हैं, अफगानिस्तान नीति का इन्होंने विरोध किया हुआ था, अफगानिस्तान नीति का विरोध किया हुआ था कि आप वहां पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों हथियाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसका भी। और इसके बाद में देखें बर्मा का जब अधिग्रहण किया गया, और ये हमने बता दिया अभी कि अफगानिस्तान पर आक्रमण और उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का कड़ा विरोध किया गया था। तो ये एक तरह से उदारवादियों के प्रयास थे कि भाई कैसे प्रशासकीय सुधार किए जाए। विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि में ज्यादा व्यय की मांग कर रहे थे। भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ये तमाम सारे मुद्दे लेकर यहाँ पे चल रहे थे वो। तो ऐसा नहीं है कि पहले मांगे नहीं की जा रही थी, पहले मांगे रखी जा रही थी, लेकिन उस पर यथास्थिति नहीं बन पा रही थी। क्यों नहीं बन पा रही थी? हमने देखा हुआ कांग्रेस उस टाइम तक बहुत मजबूत संस्था नहीं थी। हाँ, बहुत मजबूत संस्था वो नहीं थी, इस वजह से ये मांगे पूरी नहीं हो रही थी। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। इसको ध्यान से सुनना, यूपीएससी में स्टेटमेंट देके पूछे जा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ था और कहां कहां वो सफल हुए थे। नंबर 1, उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया। हाँ भाई, किया हुआ था ऐसा। साझा हित के सिद्धांत पर आम सहमति बनाने एवं जागृति लाने में वो काफी हद तक सफल हुए थे। अब इनकी बुराई भी देखेंगे, बुराई भी देखेंगे, अभी हम कमियां क्या थी वो भी देखेंगे। अभी सब बड़ाई देख लो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया हुआ था और आधुनिक विचारों की लोकप्रिय बनाया हुआ था। आधुनिक विचारों को उन्होंने उपनिवेशी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया हुआ था। जी हाँ, उजागर किया हुआ था ड्रेन थ्योरी के माध्यम से। ड्रेन थ्योरी, निकास सिद्धांत के माध्यम से हम जान सकते हैं।
नरमपंथियों के राजनीतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर अवलंबित थे और उन्होंने अवलंबित थे ना कि उथली भावना पर। मतलब ये कह सकते हैं कि वो उनका जो राजनीतिक कार्य था वो उस पे वो दृढ़ थे, अटल थे, ठीक है, कोई खोखलापन उनमें नहीं था, ठीक है। तो ये भी उनकी एक सकारात्मक पक्ष की ओर ले जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो, ठीक है, ऐसा भी वो मांग कर रहे थे। इससे पहले भी हम इस बात पे चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों एवं प्रतिनिधि कार्यक्रम विकसित किए हुए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली हुई थी। जी हाँ, एक निरंतरता बनी रही थी, हमने देखा हुआ है। भले ही वो बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर पा रहे थे, पत्र पत्रिकाएं भेज रहे थे अंग्रेजों को, लेकिन हाँ एक निरंतरता बनी हुई थी कि लगातार ये काम कर रहे थे, ठीक है। और उन्हीं के प्रयासों से विदेशों विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन भी मिल सका, ठीक है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी वो इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे वहाँ पे वो वहाँ के वो सांसद चुने गए थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उसका उच्च सदन था, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो मांग रख रहे थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ऐसा ये तमाम सारे प्रयास कर रहे थे। अब इसमें जन साधारण की कितनी भूमिका थी, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कांग्रेस को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। कांग्रेस उस टाइम तक देखो एक हमने व्यू बना लिया हुआ था कि कांग्रेस जो है एक बहुत मजबूत संस्था उस टाइम तक नहीं थी अपने शुरुआती दौर में, लेकिन उसी के तौर पे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे कमियां हैं। देखते हैं फटाफट, जन साधारण की भूमिका क्या थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। जनाधार कैसा था? सीमित था, तथा जन सामान्य ने इसमें शिथिल या निष्क्रिय भूमिका निभाई थी। अब देखेंगे कि ये शहरों में ही, सिर्फ शहरों, शुरुआती तौर पर इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे और ये शहरों तक ही सीमित थी। गांव में इसका बोलबाला आप कह सकते हैं गांव तक प्रसार नहीं हुआ था। तो एक तरह से जो जन सामान्य है उसकी भूमिका बहुत निष्क्रिय रहती है, शिथिल भूमिका रहती है। और इसका मुख्य कारण था प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनको लगता था क्या लगता था कि भाई भारतीय समाज के अनेक जाति और उपजातियों में बटा हुआ है। जो भारतीय समाज है वो अनेक जाति और उपजातियों में बटा हुआ है और इनके विचार तथा सोच जो है वो संकीर्णता से ओतप्रोत हैं। उनका दिमाग कैसा है? संकीर्ण है, नैरो टाइप का है, ठीक है। तो इस वजह से उनको लगता था कि अगर इनको हमने कुछ बोल दिया या कहा तो हो सकता है ये कि विद्रोह कर दे जाके। और हम मान रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो शिक्षित करने आए हैं, हमारी मांगों से वो बेखबर नहीं है, ठीक है। तो उदारवादियों का ऐसा मानना था। और अगर हमने अनपढ़ लोगों को, जो गांव के लोग हैं, उनको हमने बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी मांगे हम करने जा रहे हैं, साथ में चलो, हो सकता है वो विद्रोह कर दें, तो जब मांग करने जा रहे हैं उसे पता लगे हमारा दमन कर दिया जाए। तो इस वजह से उनका ऐसा मानना था। और इसी वजह से जो जन साधारण की भूमिका है वो बहुत निष्क्रिय भूमिका है कांग्रेस में, कांग्रेस के शुरुआती चरण में। ओके, बात समझ गए होंगे। फलता प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इनकी उपेक्षा की कि भाई इनको शामिल नहीं किया जाए, ये अभी बहुत शिक्षित नहीं हो पाए हैं। और आगे व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार नहीं कर सके थे। यही कारण था कि जन साधारण को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे तब तक कोई भी संगठन जो है वो बहुत अच्छी तरह से मांगे नहीं रख सकता है। कांग्रेस के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो ब्रिटिश सरकार का इस पे क्या रुख होता है, देख लेना। इसके बाद में डफरिन जब आएंगे ना, जब डफरिन अभी आएंगे इसमें, वो क्या बोलते हैं एक बार देखो। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए कोऑर्डिनेशन था, सहयोगात्मक रुख था, बना रहा। उदारवादियों का विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि वो अपनी मांग रखते थे और कहते थे कि वो हमारी मांगों से बेखबर नहीं है। किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख
अख्तियार कर लिया हुआ था, ठीक है, अख्तियार कर लिया हुआ था। डफरिन यहां पे कहते हैं, डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा हुआ था। किसने पुकारा हुआ है? डफरिन ने। उस टाइम वो गवर्नर जनरल वायसराय थे, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, वायसराय थे, ठीक है। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली और कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना में ने मदद की थी, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, याद करो, हम बता चुके हैं इसको, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ये इसका गठन कर चुके थे। तो एक तरह से क्या है, कांग्रेस के विरोध में इस संस्था को खड़ा किया गया हुआ था, ठीक है, कांग्रेस के विरोध में इस संस्था को खड़ा किया गया था। सरकार ने संप्रदाय एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास भी किया हुआ था और उदारवादियों को विरुद्ध ही भड़का दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़का दिया था। तो ये 1905 की हम बात करेंगे, जब बंगाल विभाजन होता है तो उदारवादी को देखो कुछ लालच देते हैं अंग्रेज कि भाई तुम ऐसा करो, उग्रवादियों को निकाल दो, उग्रवादियों के साथ ऐसा करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। तो एक तो उग्रवादियों को भड़का रहे थे उधर, और इधर उदारवादियों को भड़का रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। तो तमाम सारे यहाँ पे मुद्दे हैं कि सरकार का रुख कैसा था और उस टाइम ये कैसे काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने तमाम सारे स्टेप पूरे कर लिए हुए हैं। जो लोग पीडीएफ मांगते हैं, देखो भाई ये टेलीग्राम चैनल है अरुणोदय आईएएस ऑफिशियल, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसमें जो मुख्य पॉइंट हैं सेम जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसी पीडीएफ मिलेगी, वही पीडीएफ मिलेगी। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है, जैसे डाउट आप लिखते हैं, कोई डाउट पूछता है तो कहाँ पे पूछेंगे, ये यहाँ पे आप इन्फॉर्म करेंगे कि भाई ये हमें डाउट है, ये नंबर है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दोनों नंबर है, आप किसी फ़ोन कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ से आप जुड़े रहिए, इसको देखते रहिए। पीडीएफ के लिए ये हमने देख लिया, बता दिया है, पीडीएफ के लिए यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अरुणोदय आईएएस ये ऑफिशियल जिसका ये टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगी आपको। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, इसको एक दो बार दोहरा लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपको। और देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल कहानी की तरह समझा रहा हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे डेट आती 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे क्या चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। इसको देखते रहिए, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, तमाम सारे काम इसको करते रहो, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।